क्या एफसीआरए में सिर्फ ईसाई एनजीओज वगैरह आने वाले हैं या फिर इस्लामिक जो देशों से फंड आता है वो भी इसके दायरे में आ गए? कम माई चाइल्ड, यहाँ पे आप ये वाटर ज़रा पी के देखो। इस देश में केवल अल्लाह का नाम होगा। नॉन एफ्लुएंट फैमिली के लिए इंड्यूसमेंट और बहुत ज़्यादा दिया जाता था, जैसे एजुकेशन फ्री हो गया। मैंने सर अभी आपको कहानी सुनाई है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, 100% सच है। उसने मुझे कहा था कि आपको पैसे मिलेंगे कई लाख। क्रिश्चियन विरोधी कानून है या फिर क्रिश्चियन कम्युनिटी को टारगेट करके किया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं पे बहुत बड़ा सफेद झूठ है। अमेरिका जो अचानक इतना एक्टिव है इस चीज को लेकर के, उसकी कोशिश है कि बिल को रोका जाए। आप कौन होते हो भारत के अंदरूनी कानून पे हस्तक्षेप करने की? मंदिरों की रजिस्ट्रेशन होगी, गुरुद्वारों की रजिस्ट्रेशन होगी, चर्च की रजिस्ट्रेशन नहीं, मस्जिदों की रजिस्ट्रेशन नहीं है। ये कौन सा सेक्युलरिज्म है? एफसीआरए कानून भाजपा सरकार ने तो नहीं लाई थी जी पहले जी। एफसीआरए कानून आपके इंदिरा जी के सरकार ने लेके आई थी। कभी आप कहते हो कि अफगानिस्तान मॉडल, कभी आप कहते हो बांग्लादेश मॉडल, कभी आप कहते हो श्रीलंका मॉडल, कभी आप कहते हो नेपाल मॉडल। मॉडल वही है, नाम बदल जाता है। नमस्कार, मैं अवजात शेखर आजाद और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। इस कार्यक्रम को और सर से बात शुरू करेंगे उससे पहले मैं एक छोटी सी कहानी आपको बताने जा रहा हूं, ताकि बेस जो आप समझ पाएं कि हमारा मुद्दा क्या है। मैंने कोलकाता से पढ़ाई की थी, मास कम्युनिकेशन की, और जब मैं वहाँ पे पढ़ाई करता था तो हमारे कुछ दोस्त जो थे वो वहाँ के नेटिव थे, बंगाल के, कोलकाता के रहने वाले थे। उन लोगों के घर पे मेरा अक्सर आना जाना हुआ करता था और फिर धीरे धीरे उनके फैमिली के जरिए मैं एक चर्च पहुँचा। ये बहुत अचानक हुआ था और उन लोगों कहने पे कि चलिए अच्छा लगेगा कहते हुए मैं गया। जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो वहाँ पे कई लोग थे, काफ़ी ज़बरदस्त माहौल था, काफ़ी फ्रेंडली इन्वायरमेंट था, कई सारी लड़कियाँ थीं। फिर धीरे धीरे कुछ लड़कियाँ आई, हमसे मेरे से बातचीत शुरू हुई, बातचीत बढ़ती गई। फिर अगले हफ्ते मैं फिर गया उन्हीं दोस्तों के साथ। ऐसा लगभग 2-3 बार चला, 4 बार चला। फिर मेरा जो वो दोस्त है कलकत्ता का, जिसका मैं नाम रिवील नहीं करना चाहूँगा, बट उसने मुझसे कहा कि अगर तुम चर्च आते जाते रहते हो और धीरे धीरे अगर तुम क्रिश्चियन बनते हो तो फिर तुम्हें कुछ पैसे भी मिलेंगे और तुम लड़की से शादी भी कर सकते हो। ये कहानी 100% सच है और ये मैंने आपको इसलिए सुनाई है क्योंकि जिस मुद्दे पे हम चर्चा करने वाले हैं, एफसीआरए यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, उसके बेस में ये कहानी कहीं ना कहीं जुड़ता है। इसके अलावा जुड़ता है कि किस तरह से विदेशी फंड के जरिए सरकारों को अस्थिर किया जाता है। नेपाल हमारे सामने में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, उदाहरण है। तो इसको लेकर के जब कानून अमेंडमेंट किया जाने वाला था, जब इसकी चर्चा शुरू हुई थी, तो अमेरिका से सबसे पहले एक ट्वीट आता है, अमेरिका के सीनेटर ट्वीट करते हैं और वहां से पता चलता है कि विवाद शुरू हो चुका है। यानी अगर भारत के किसी कानून में अमेरिका की तरफ से दखलंदाजी करने की कोशिश की जाती है तो समझिए मुद्दा गर्म है और इसके पीछे में दाल में कहीं ना कहीं कुछ काला जरूर है। हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं, इंटरनेशनल कंजर्वेटिव पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं शुभ्रो कमल दत्ता सर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी मैंने एक सर कहानी जो कोलकाता की सुनाई है, आप पश्चिम बंगाल से आपका गहरा रिश्ता है, आप इस चीज से वाकिफ होंगे, इस संदर्भ से वाकिफ होंगे, क्या कहना है? बिल्कुल, आपने मेरा नस ही पकड़ लिया इस संदर्भ का उल्लेख करते हुए, क्योंकि मेरा चाइल्डहुड का ये जो एजुकेशन है, स्कूलिंग जिसको कहें, वो मिशनरी इंस्टीट्यूट पे ही हुआ है जी। और बचपन मेरी गुजरी है गुवाहाटी, कोलकाता और शिलोंग पे जी। तो कॉन्वेंट एजुकेटेड हूँ और बचपन से ही मैंने देखा है चीज़ें। वो आप समझ में आता है, उस समय समझ में नहीं आता था। पहला तो है कि प्रेयर जो होता था, मॉर्निंग प्रेयर, इन द नेम ऑफ द होली फादर, सन और आमीन, और इस तरह से किया जाता था। और उसके साथ साथ फिर मॉरल साइंस और कैटेकिज्म, दो ऑप्शन होता था। कैटेकिज्म उन सब बच्चों के लिए जो क्रिश्चियन हैं, और मॉरल साइंस कहीं ना कहीं पे एक व्हाट शुड आई से, कैमोफ्लेज्ड वर्जन ऑफ कैटेकिज्म, और उस पर लिपापुती करके मॉरल साइंस का नाम देके नॉन कैथोलिक, नॉन क्रिश्चियन बच्चों के लिए वो ऑप्शन दिया जाता था और वो कंपलसरी था, या तो आप कैटेकिज्म लो या तो फिर आप मॉरल साइंस लो।
और 3-3 बार होली क्राइस्ट के और मदर मैरी के नाम पे 3-3 बार असेंबली प्रेयर होता था सुबह, फिर 12 बजे लंच के पहले, और जब छुट्टी होती थी 3 बजे शाम के 3 बजे, जी। और वहाँ पे सबको इन द नेम ऑफ द होली फादर यू नो सन और ये सब चीज़ों को लेके वो आपको प्रेयर करना ही है। फिर मुझे याद है क्योंकि मैं स्टैम्प्स के बहुत शौकीन होता था, तो पादरियों का स्कूल था और वहाँ पे ब्रदर और फादर होते थे, बिल्कुल। तो स्टैम्प्स और फॉरेन कॉइन्स में कलेक्ट करता था। और वो काफ़ी सारे पादरी थे जो विदेश के थे, इटली के, फिर आपके ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ऐसे देशों के। तो लंच टाइम पे उन लोगों से जाता था मैं स्टैम्प वगैरह लेने, और वो लोग क्योंकि मैं बचपन से ही काफ़ी फ्लैम्बॉयंट रहा हूँ और डिबेट्स एक्सटेम्पोरे पे माहिर था मैं स्कूल से, और हमेशा मुझे फर्स्ट प्राइज ही मिलता था। तो नेचुरल है कि आई वॉज वन ऑफ द ब्लू आइड बॉय जिसको कैच किया जा सके। तो ऐसे फिर वहाँ पे जो स्कूल के जो चर्च हैं वहाँ पे लेके जाते थे, फिर फादर का कहिए या फिर ब्रदर कहिए, कहते थे बहुत ही मिठास के साथ बात, यस यस। माई चाइल्ड, माई स्वीट चाइल्ड, ये देखो ये हमारा कैथीड्रल है और कितनी अच्छे अच्छे चीज़ें हैं, ये होली बुक है, इसको ज़रा देखो। फिर उसके साथ साथ जहाँ पे ऑल्टर है, जहाँ पे प्रेयर होता है, कम माई चाइल्ड, यहाँ पे आप ये वाटर ज़रा पी के देखो, होली वाटर, इस पे आपको बहुत मिठास आएगी और बहुत मीठा लगेगा, और शहद की तरह मिठास है और बहुत होली है, पी के देखो ज़रा तो वो बैप्टाइज करने का इनडायरेक्ट तरीका। जी। और इस तरह की चीज़ें होती थी, वो केवल मेरे साथ ही नहीं, बहुत सारे बच्चों के साथ। Yes. और ख़ास करके वो चाहे एफ्लुएंट फैमिली के हो, चाहे वो नॉन एफ्लुएंट फैमिली के हो। नॉन एफ्लुएंट फैमिली के लिए इंड्यूसमेंट और बहुत ज़्यादा दिया जाता था, जैसे एजुकेशन फ्री हो गया, फिर उसके साथ साथ 500 रुपये का स्कॉलरशिप, फिर लंच का खाना, मॉर्निंग का टी, इवनिंग टी, वो सब फ्री, फिर डॉमेट्री में हॉस्टल पे एडमिशन दे देना बिना शुल्क के। तो उस तरह से सिस्टमेटिक वे में इंडोक्ट्रिनेशन करते 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 जब आपकी नर्सरी से जब आपकी इंडोक्ट्रिनेशन हो रही है, तो जब तक आप 10वीं क्लास पे आओगे या फिर 12वीं क्लास पे आओगे, आप तो एक जीता जागता नया पादरी हो गए ना। तो उसी सिस्टमेटिक वे में चीज़ें होती थी, और ये चीज़ें खास करके उन सब इलाकों में जो अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जातियों के इलाका, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो बंगाल के कुछ प्रांत हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, या फिर तेलंगाना, ये सब राज्य हो, तमिलनाडु के कुछ इलाके जो पिछड़ा इलाके हैं आर्थिक रूप से और आपके फाइनेंशियल रूप से, या फिर पूर्वोत्तर भारत जहाँ पे मतलब कि कहीं ना कहीं पे दुर्गामी इलाका, तो वहाँ पे इंड्यूसमेंट के माध्यम से ये सारी चीज़ें बहुत सिस्टमेटिक वे में होता था। और उसके साथ साथ पोटेंशियल हाईलाइटेड लोगों को, बच्चों को इसलिए कलेक्ट करते थे क्योंकि आप जब एफ्लुएंट फैमिली के हो और आप अच्छे फराटेदार हिंदी या फिर अंग्रेजी बोल रहे हो, तो वो आपके लिए कैच है, क्योंकि उसको अगर आपने इंडोक्ट्रिनेट कर लिया तो उसके माध्यम से कम 100 और बच्चे जो उसके साथ जुड़े हुए हैं उन सबको भी आप आसानी से कैच कर पाओ। तो ये तमाम चीज़ें हैं, और इस पे फिर कानून में चीज़ें आना शुरू हो गया। और बुनियादी मुद्दा जो जिस पे आज आप चर्चा करेंगे उस पे मैं फिर बताऊंगा कि किस तरह की चीज़ें। ये जो मैंने सर अभी आपको कहानी सुनाई है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, 100% सच है। जो मैंने देखा, जो मेरा मित्र है कोलकाता के, वो लोग रहने वाले हैं, दे आर नॉट कन्वर्टेड टू क्रिश्चियन, उसने मुझे कहा था कि आपको पैसे मिलेंगे कई लाख। यस, खैर शुरुआत दौर में मुझे इतनी चीज़ें समझ नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे फिर मुझे बातचीत हुई अलग अलग लोगों से, तो मुझे पता चला कि क्या हो रहा है। तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि ये जो पैसे देकर के धर्म परिवर्तन हो रहा है, क्या उसी पर चोट करने के लिए FCRA अमेंडमेंट लाया जा रहा था सरकार की तरफ से? ये मुझे समझाइए सर। बिल्कुल उसी पे चोट करने के लिए, चोट नहीं कहूँगा मैं कहूँगा कि उस पे रोकने के लिए और अंकुश लगाने के लिए ये कानून का संशोधन करना आवश्यक था। FCRA की हिस्ट्री अगर आप उठा के देखेंगे, FCRA कानून
भाजपा सरकार ने तो नहीं लाई थी जी। पहले। जी। FCRA कानून आपके इंदिरा जी के सरकार ने लेके आई थी, और FCRA कानून, फेमा कानून और फेरा कानून, Yes. सारी चीजें तो कांग्रेस की ही लाए हुए चीजें हैं। और उसके बाद लगातार अमेंडमेंट हुआ। जी। वाजपेयी जी के सरकार के दौरान भी अमेंडमेंट हुई है FCRA कानून के परिस्थिति के हिसाब से, उस समय जो आवश्यकता जी, थी जी। उस हिसाब से अमेंडमेंट हुआ। मनमोहन जी के सरकार के दौरान और कठोर अमेंडमेंट हुआ FCRA कानून को लेके, क्योंकि कहीं ना कहीं पे ऑन रिकॉर्ड आपके चिदम्बरम साहब ने लोकसभा डिबेट्स और राज्यसभा डिबेट्स में कहीं ना कहीं पे उन्होंने माना था कि क्रिश्चियन चर्च का एक बहुत बड़ा हस्तक्षेप है विदेशी पैसा भारत में लाने में, और जिस मुद्दों के लिए या फिर जिस चीज के लिए कागज में जो चीज दिखाया जाता था, जैसे कि एजुकेशन के लिए, अस्पताल खोलने के लिए या फिर आपके स्पोर्ट्स के लिए, वो सारा फंड कहीं ना कहीं पे डाइवर्ट करके फिर भारत के विरोध में जितने सारे आतंकवादी संगठन हैं या फिर जो भारत के विरोध में जितने सारे संस्थाएं हैं, उन लोगों की तरफ डाइवर्ट कर दिया जाता था। और उस समय आपको याद होगा कि कांग्रेस का एक बहुत बड़ा क्रीम लीडरशिप छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने They have been killed, yeah. they were killed, नक्सलियों ने उड़ा दिया था। Yes. और उसके बाद जो जांच पड़ताल हुई, जांच पड़ताल में ये बाकायदा उस समय के गृह मंत्री और उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर ने बाकायदा कहा कि नक्सलियों को चार्ज के माध्यम से ये पैसा दिया गया था ताकि वो लोग हथियार खरीद सके और पॉलिटिकल लीडरशिप और ब्यूरोक्रेट्स को टारगेट करके सफाया करें। तो कांग्रेस तो जीता जागता भुगता भोगी है इस चीज का। फिर आप अगर देखेंगे मणिपुर लेके इतना चिल्लाना होता है। Yes. मणिपुर पे तमाम जितने सारे जो कुकी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है या फिर नागा मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो नागालैंड और मणिपुर पे जो काम कर रहे थे, चाहे वो यूपीए सरकार के दौरान, चाहे वो मौजूदा मोदी सरकार के दौरान, इन सब का पूरा ट्रेनिंग से लेके आधुनिक हथियार से लेके सारी चीजें, उसकी खरीदारी से लेके चीन से सप्लाई किया हुआ हथियार म्यांमार के बॉर्डर के माध्यम से फिर इन तमाम जितने सारे बैंड ऑर्गेनाइजेशन से उन सबको सप्लाई किया जाता था। और उसके साथ साथ बाकायदा उनका परीक्षण, ट्रेनिंग वगैरह सब दिया जाता था। और ये केवल मौजूदा सरकार की दलीलें नहीं है या फिर मौजूदा गृह मंत्रालय के रिपोर्ट्स नहीं है, उस दौरान के यूपीए सरकार के गृह मंत्रालय के भी रिपोर्ट्स हैं जी। नरसिम्हा राव जी की सरकार के दौरान भी रिपोर्ट्स हैं चीजों को लेके कि अर्बन नक्सलाइट, माओइस्ट, टुकड़े टुकड़े गैंग और उसके साथ जो खतरनाक मिश्रण है पाकिस्तान के ISI का, और किस तरह से चर्च और आपके अरब का जो पेट्रो डॉलर है उसका मिश्रण किस हिसाब से होके चीजें किया जा रहा है, उसका जीता जागता उदाहरण है। ऐसे बहुत सारे NGOs हैं, जैसे ग्रीन पीस हो गया, एमनेस्टी इंटरनेशनल हो गया, उन सबको बैन किसने किया था? उन सबको बैन तो यूपीए सरकार ने की थी मुंबई हादसे के बाद। और उसके बाद प्रश्न चिन्ह जब लगा चीज़ों को लेके कि आप पेपर पे कुछ और दिखाते हो और हकीकत में कुछ और करते हो, तो फिर वहां पे संशोधन हुआ FCRA कानून पे मनमोहन जी के सरकार के दौरान और कठोर प्रावधान ढाला गया। अब उसी प्रावधानों का अगर संशोधन करके मौजूदा परिस्थिति के हिसाब से, क्योंकि मनमोहन जी की सरकार के दौरान और आज के अंतर्राष्ट्रीय पटल पे 10 साल 12 साल बीत चुके हैं, जमीन आसमान का फर्क है। और जो भौगोलिक जो समीकरण है, स्ट्रेटेजिक इक्वेशन जो अंतर्राष्ट्रीय पटल पे है, काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है, बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। तो मौजूदा परिस्थिति में अगर इस पे और अगर अंकुश लगाया जाए और उस पे अगर अमेंडमेंट हो तो विरोध किस बात की। और दूसरी बात यह है कि ये जो लगातार कहा जा रहा है श्रीमान राहुल जी के माध्यम से और बाकी लोगों के माध्यम से, स्टेलिन जी और बाकी लोगों के माध्यम से, कि ये क्रिश्चियन विरोधी कानून है या फिर क्रिश्चियन कम्युनिटी को टारगेट करके किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं पे बहुत बड़ा सफेद झूठ है। क्योंकि विदेशी फंडिंग जितने आ रही है देश में, उस पे से मात्र 20% फंडिंग जो है वो चर्च के जो सोशल एक्टिविटीज है या फिर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है और एजुकेशनल एक्टिविटीज है, उन पे खर्चा होता है। बाकी 80% जो फॉरेन कैपिटल आ रहा है वो सारे इन सब सस्पिशियस शेल कंपनीज और सस्पिशियस NGO उनके लिए आ रहा है। और वो लोग
पूरा विदेशी फंड को डाइवर्ट कर रहे हैं इन सब गतिविधियों के लिए। तो ये कह देना कि क्रिश्चियन कम्युनिटी के विरोध में ये सफेद झूठ है। वक्फ बिल जब आया था उस समय भी एक बहुत बड़ा हंगामा खड़ा किया गया था, लगभग ये एक समय में हुआ था। और वक्फ कानून के दौरान भी हुआ था। लगभग 1 लाख के आसपास फिक्टिशियस ईमेल्स और ये सारी चीजें दिया गया था जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को, और उसके बाद फिर स्टैंडिंग कमेटी में भेजा गया था। और स्टैंडिंग कमेटी में भेजने के बाद सारे जितने, जब वो पारित हुआ वक्फ कानून, उसके बाद तमाम जितने सारे वक्फ बोर्ड के जितने सारे इंस्टीट्यूशन है आज के डेट में सबने रजिस्टर किया है कि नहीं किया है? सबने रजिस्टर किया है। जिन लोगों ने रजिस्टर नहीं किया है उन लोगों को डिफ्रेंचाइज कर दिया गया है। तो कानूनी तौर पे आज के डेट में तमाम जितने सारे वक्फ बोर्ड के जितने सारे प्रॉपर्टीज हैं या फिर देश भर में तमाम जितने सारे मदरसा है, सब के सब आप कानूनी तौर पे रजिस्टर्ड है। और यही चीज तो होनी चाहिए, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो गिरजाघर हो, चाहे वो मस्जिद हो, सबकी रजिस्ट्रेशन आवश्यकता है और देश के हित में होना चाहिए। मंदिरों की रजिस्ट्रेशन होगी, गुरुद्वारों की रजिस्ट्रेशन होगी, चर्च की रजिस्ट्रेशन नहीं, मस्जिदों की रजिस्ट्रेशन नहीं है। ये कौन सा सेकुलरिज्म है? तो ये सारी चीजें हैं, बहुत पेचीदा है चीजें। और उसके साथ साथ जो टुकड़े टुकड़े गैंग भारत के अंदर और भारत के बाहर, और टूल किट गैंग भारत के अंदर और भारत के बाहर, उनका जो एक खतरनाक मिश्रण है आईएसआई और जितने सारे आपके जो हार्डकोर इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये चीज को, ये मिश्रण और ज्यादा लीथल बना देता है। और इसीलिए एफसीआरए कानून का संशोधन होना आवश्यक है। आपने किया तो चमत्कार, मोदी सरकार करे तो बहुत बड़ा गुना, वाजपेयी जी की सरकार करे तो बहुत बड़ा गुना, नरसिम्हा राव जी की सरकार करे तो बल्ले बल्ले, इंदिरा जी की सरकार कानून दे के आए तो बल्ले बल्ले, और मनमोहन जी की सरकार करे तो सोने पे सुहागा। जी। तो ये इस तरह की नीतियां तो चल नहीं सकती है ना। मेरा ये है सर, अगर चलिए एफसीआरए बहुत अच्छा कानून सरकार ला रही है, सब उसके बारे में कुछ आलोचनाएं हैं, कुछ पॉजिटिव कहा जा रहा है, लेकिन इस बीच में कई सारी घटनाएं जो होती हैं, जैसे जेडी वेंस जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं, वो पीएम मोदी को फ़ोन करते हैं। जो अमेरिका के राजदूत हमारे यहाँ सर्गियो गोर, वो 3-4 राज्य जाते हैं, खास करके कांग्रेस शासित राज्य जाते हैं, फिर वो तमिलनाडु भी जाते हैं, जहाँ के जो सीएम है विजय, उनसे उन्होंने मुलाकात भी की। इसको कहीं ना कहीं, और अमेरिकी सीनेटर का ऑफकोर्स ट्वीट जो आता है, और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें 1 हफ्ते के अंदर में हुई, और इसके तार जाके जुड़ते हैं इसी एफसीआरए कानून से। और कहा जाता है, कई सारे रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इस फोन कॉल, अमेरिका जो अचानक इतना एक्टिव है इस चीज को लेकर के, उसकी कोशिश है कि बिल को रोका जाए। कई तक मैंने यह सोचा कि सरकार के पास बहुमत शायद इस लेवल का था कि वो शायद इस कानून को पास करवा लेती, लेकिन बावजूद इसको जेपीसी में भेज दिया गया चर्चा करने के लिए। क्या अब जेपीसी के अंदर में कहीं ऐसा तो नहीं कि जिन मुद्दों को आप कह रहे हैं कि ये पॉइंट इस कानून को बहुत ज्यादा सख्त करता है, इसको और ज्यादा रेगुलेट करता है चीजों को, क्या जेपीसी से ये बिल जब निकलेगा तो कमजोर होकर के निकलेगा या फिर मजबूत होकर के निकलेगा? मैं समझता हूं कि 2 तरह की क्रिकेट मैच होती है। एक है 2020 जी, या पहले वनडे होता था, एक होता है टेस्ट मैच। टेस्ट मैच पे भी चौका जो मारते हैं और छक्का जो मारते हैं, वो तो चौका ही होता है, छक्का ही होता है। चाहे आप T20 पे छक्का मारे, चौका मारे, या फिर वनडे पे मारे, या फिर टेस्ट में मारे, रजिस्टर तो वो छक्का और चौके के हिसाब से ही होगा। सरकार ने बहुत बेहतरीन चौका मारा है और छक्का मारा है। क्यों? क्योंकि जब जेपीसी पे जब कोई भी चीजें जाता है तो वहां पे सांसदों को चुना जाता है उस जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में। अब लोकसभा से 21 लोगों को चुना जाएगा जेपीसी में, हाँ 21 लोग, और राज्यसभा से 10 लोगों को चुना जाएगा। तो अब लोकसभा पे मौजूदा बहुमत के हिसाब से होता है कि किस पार्टी की कितनी स्ट्रेंथ है, उस हिसाब से। तो एनडीए का जो पूरा कुंभा है, एनडीए के कुंभा से लोकसभा में जो इस पे जो जेपीसी पे जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो लगभग 14 होंगे, और राज्यसभा पे जो पार्टी के स्ट्रेंथ के हिसाब से जो जेपीसी पे जो राज्यसभा के जो नॉमिनीज होंगे वो टोटल 10 हैं। 10 में से 6 होंगे जो एनडीए से हैं और 4 होंगे विपक्ष से। तो 14 और 21, मतलब कि 14 लोकसभा से, 35
और विपक्ष के कितने आ गए फिर? 4 राज्यसभा से और लोकसभा से आपके 21 में से 14 एनडीए के, तो वो 7 हो गए, मतलब 11 है। 11 है। तो 11 और एनडीए का नंबर तो दुगना है, यहाँ पे डबल है। तो वैसे भी वो तो पारित होना ही है, जिस मौजूदा फ्रेमवर्क के हिसाब से जो सरकार जिस चीज को पारित करना चाहते हैं, छोटा बहुत परंतु किंतु लग के थोड़ा छोटा बहुत छोटे छोटे अमेंडमेंट्स के साथ, पर ओवरऑल रूपरेखा वही होगा। आपका वाक कानून जब पारित हुआ था जेपीसी के माध्यम से, कहीं पे इफ बट एज फुल स्टॉप कॉमा वहीं पे चेंजेस हुआ था, बाकी सारे चीजें जो ओवरऑल जो फ्रेमवर्क है वो फ्रेमवर्क के हिसाब से ही हुआ है। जेपीसी पे भेजने का कारण ये होता है कि फिर ऑल पार्टी की लेजिटिमेसी मिल जाती है। यह संसदीय प्रणाली के माध्यम से होता है जिसपे ऑल पार्टी की डेलीगेशन होती है। तो फिर उसके बाद जब वो बिल आता है, वो बिल पे फिर परंतु किंतु लगाने का स्कोप नहीं होता है, क्योंकि आप जेपीसी के मेंबर थे और जेपीसी के मेंबर होके अगर आपने उस समय आपने अगर सहमति जताई और आपने अगर उस समय रिटन वे में अगर आपने अपने सिग्नेचर के साथ आपने अगर विरोध नहीं किया, तो नेचुरल है कि आपका सहमति था चीजों को लेके। और उसके साथ साथ बहुमत के हिसाब से ही तो पारित होता है ना जेपीसी पे जो रिपोर्ट आता है, तो बहुमत जिसके पास है उसकी हिसाब से कानून तय होगा। तो चाहे वो संसद में इस बार लाके पारित करते, बहुमत है, स्पष्ट बहुमत सरकार के पास, और इस मॉनसून सेशन में ही पारित कर सकते थे, पर सरकार ने उदारता दिखाई है और सबको लेके जेपीसी में डाल के ये पारित होने वाला है। चाहे वो स्पेशल सेशन सरकार के हाथ में होता है, हाँ, एक हथियार होता है, स्पेशल सेशन के माध्यम से भी कर सकते हैं या फिर विंटर सेशन में कर सकते हैं। पारित तो हो गया ये इनडायरेक्टली अगर देखा जाए, और वो सिर्फ वक्त की बात है कि कब होगा पारित। अब प्रश्न आता है अमेरिका का, प्रश्न आता है पश्चिम के संस्थाओं का। मैं तो सवाल पूछूंगा प्रेसिडेंट ट्रंप से और उनके तमाम जितने सारे सेनेटर है या फिर जेडी वांस से। भारत अगर कल को आप अगर सेनेट में कोई कानून लाते हो, अमेरिका के सेनेट में भारत अगर कहे कि ये भारत के हित में नहीं है और अमेरिका भारत का संबंध खराब होगा, क्या आप उस चीज को मानेंगे? क्या उस चीज को आप लेजिटिमेसी देंगे? तो आप कौन होते हो भारत के अंदरूनी कानून पे हस्तक्षेप करने की? मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से जो मुझे पता चला है कि अमेरिका के जो राजदूत हैं वो भारत सरकार ने उस पे कोई ऑफिशियल स्पष्टीकरण दिया नहीं है, पर जो मीडिया ने बताया है उस मीडिया के रिपोर्ट्स को ही अगर मैं ध्यान रख के अगर मैं कहूँ, आपने उल्लेख किया है कि विपक्ष के राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ उल्लेख करना बेसिक कर्टेसी होता है डिप्लोमेसी में, और बेसिक कर्टेसी होता है जब आप एक किसी देश को रिप्रेजेंट कर रहे हो दूसरे देश में राजदूत के नाते, एम्बेसडर के नाते, तो उस देश के जो मौजूदा सरकार है जो नेशनल लेवल पे है उनको बताने की आवश्यकता होती है आपके मतलब कि गतिविधियों के बारे में, आप कहाँ जा रहे हो, किन से मिल रहे हो। जो मीडिया रिपोर्ट्स जो कहती है कि शायद अमेरिका के राजदूत ने भारत सरकार को, भारत के विदेश मंत्रालय को या फिर भारत के गृह मंत्रालय को सूचित नहीं किया है। तो आपने तो सरेआम भारत की जो संप्रभुता है या फिर भारत के जो कानून है उसका उल्लंघन आपने किया। आपकी जाने में कोई मनाही नहीं है और आप देश के किसी भी गृह मंत्री से या फिर मुख्यमंत्री से आप मिल सकते हो, किसी भी गवर्नर से आप मिल सकते हो, पर कम से कम सूचना तो दोगे आप। आपने अगर सूचना ही नहीं दी है, जैसे मीडिया की रिपोर्ट्स बताती है, उस पर कितना सच्चाई है कितना सच्चाई नहीं है वो मैं नहीं जानता हूं, पर अगर वो अगर हकीकत है तो फिर तो आपने भारत का कानून का उल्लंघन किया है। अब मैं बांग्लादेश का एक उदाहरण देके इसको और एक्सपेंड करता हूं। जब शेख हसीना जी जब प्रधानमंत्री थे बांग्लादेश के, और जब वो आवामी लीग की जब सरकार थी बांग्लादेश में,
शेख हसीना जी का तख्ता पलट का एक बहुत बड़ा कारण था एक क्रिश्चियन राज्य तैयार करने yes, का, yes. जो म्यांमार और भारत म्यांमार और भारत, आराकान और चिटागोंग हिल ट्रैक को लेके और सेंट मार्टिन आइलैंड को लीज में देने की। अगर शेख हसीना जी अगर सेंट मार्टिन आइलैंड को लीज में देने में अगर मान जाती और उसके साथ साथ अप्रत्यक्ष रूप से या फिर चुपकी शादी होती ये ओवरऑल क्रिश्चियन नेशन का प्लान को लेके, उस पे अगर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री अगर किसी तरह का टिप्पणी नहीं करती, जिसपे मतलब प्लान के मुताबिक ये था कि आराकान प्रदेश म्यांमार का, फिर आपका चिटागोंग हिल ट्रैक बांग्लादेश का, मिजोरम और ये जो भारत का जो पूर्वोत्तर का जो क्रिश्चियन डोमिनेटेड स्टेट है, उन सबको जोड़ के एक विशाल क्रिश्चियन स्टेट बनाने का। तो वो चीज पे अगर वो शांत अगर हुई होती तो, और फॉरेन फंडिंग भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इशू था, क्योंकि शेख हसीना जी ने ये भी कहा था कि सरकार को अस्थिर करने के लिए बड़े लेवल पे पश्चिम से फॉरेन फंडिंग आ रहा है, जिसकी मिसयूज हो रही है। ये तीनों चीजों पे अगर साइलेंट रही होती और सेंट मार्टिन आइलैंड अगर लीज कर दी होती तो मोहम्मद यूनुस भी नहीं आते और मौजूदा सरकार भी नहीं आते और वो आराम से आजीवन प्रधानमंत्री रह जाते। इसके साथ साथ मैं ये भी समझता हूं कि 2019 के इलेक्शन में, लोकसभा इलेक्शन में भारत में, 2024 और 2014 के इलेक्शन में, खास करके 19 और 24 के इलेक्शन में आरोप लगा है सोरोस फाउंडेशन के ऊपर और उसके साथ साथ चीन के ऊपर कि चीन ने विपक्ष के पार्टीज की और खास करके कांग्रेस पार्टी की फंडिंग की है। और वो जो एक ऐतिहासिक जो एक समझौता साइन हुआ था सोनिया जी के मौजूदगी में और चीन के राष्ट्रपति के मौजूदगी में, जिसपे राहुल जी ने हस्ताक्षर किया था, वो जो एग्रीमेंट है, हाँ, और उसका तो खुलासा कभी हुआ ही नहीं है कि उस एग्रीमेंट में था क्या। तो मुझे जो आपने कहा है कि कांग्रेस को फंडिंग हुई थी चीन, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मैं सर एक चीज आपसे समझना चाहूंगा कि ये जो फॉरेन फंडिंग होता है, इसका लबो लुआब है, अगर मैं दो चीजों में इसको बांटूं, एक तरफ है धर्म परिवर्तन, दूसरी तरफ है सरकार का सत्ता परिवर्तन। शेख हसीना का आपने जिक्र किया, मुझे याद है उस वक्त जनवरी या फरवरी में आपने कहा था, शेख हसीना ने वास्तव में पहली बार कहा था कि सेंट मार्टिन द्वीप और इन सब चीज़ों को मिलाकर के एक क्रिश्चियन स्टेट बनाने की कोशिश हो रही है। ये स्टोरी मैंने कवर किया था। उसके बाद उन्होंने कहा था उसके कुछ दिनों में ही, उस वक्त जो बाइडन का राष्ट्रपति थे अमेरिका के, और एक रिपोर्ट आई थी कि बाइडन प्रशासन ने शेख हसीना मंत्रिमंडल के और कुछ अधिकारियों पर बैन लगा दिया है, और फिर 5 अगस्त को आखिरकार शेख हसीना की सत्ता गिर जाती है। तो मैं सबसे पहले सत्ता परिवर्तन पे कुछ दिनों के बाद में आऊँगा, पहले मैं धर्म परिवर्तन पे लेकर के आपसे एक चीज जानना चाहूँगा कि जब एक विदेश की कोई भी संस्था है या विदेशी सरकार है, वो आपको फंड भेजती है, भारत में किसी एनजीओ को फंड भेजा जाता है, तो फिर ये इस धर्म परिवर्तन का खेल कैसे होता है? क्योंकि झारखंड में आपने जिक्र किया, झारखंड के आदिवासी समूह में हो रहा है, उड़ीसा में हो रहा है, यहाँ तक कि पंजाब में तो यहाँ तक रिपोर्ट आई थी कि जो सरदार हैं, सिख समुदाय के लोग हैं, वो पगड़ी पहने हुए फिर भी वो फादर बन चुके हैं। जब मेरी इनसे इस मुद्दे पे बात हो रही थी कुछ लोगों के, मुझे लगा कि जब वो हो सकता है, जैसे मैंने स्टार्ट में जिक्र किया था कि बहुत ज़्यादा पैसा का लालच दिया जाता है, तो मुझे लगा कि हो सकता है जो कुछ गरीब लोग हों, अभी पैसे की लालच में हो सकता है कि तत्काल उनकी ज़रूरतों के हिसाब से उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया, लेकिन फिर वो धर्म परिवर्तन होगा नहीं, वो फिर से वापस हिंदू बने रहेंगे। तो मुझे एक जानकार है, उन्होंने कहा कि असल में होता नहीं है ऐसा। पहले तो आप पहली पीढ़ी रहती है, वो छुपके पूजा पाठ करते हैं और ये करते हैं, सेकंड पीढ़ी आकर के आधा ओपन होता है, थर्ड पीढ़ी आकर आते आते पूरी तरह से धर्म परिवर्तन हो जाता है। मैं वो पूरा प्रोसेस समझूंगा, कैसे फंड आता है, कैसे क्या होता है। देखिए, इस बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने उठाया है, पर इससे पहले एक और चीज पे छूना चाहूंगा मैं। जब मैंने चीन का उल्लेख मैंने किया या फिर सोरोस फाउंडेशन का उल्लेख किया, ये कई सारे रिपोर्ट्स बताती हैं, मतलब कि हालांकि उसकी तर्क कितना है या फिर प्रमाण कितना है वो तो जांच का विषय है, पर कहीं ना कहीं पे रिपोर्ट्स ने आरोप लगाया है कि विपक्ष का इलेक्शन कैंपेनिंग का फंडिंग हुआ है और खास करके कांग्रेस पार्टी का।
श्रीमान राहुल जी और सोनिया जी स्पष्टीकरण दे दें ना, और मालिका अर्जुन खारगे जी कि एक भी चौवन्नी विदेशी फंडिंग नहीं हुआ है हम लोगों के इलेक्शन कैंपेनिंग पे। और वो जो कहीं ना कहीं पे जो एक समझौता हुआ था जिसपे यूपीए के चेयरपर्सन मौजूद थे और चीन के राष्ट्रपति मौजूद थे और राहुल जी की हस्तक्षेप हो रहा है, लाइक वो साइन कर रहे, वो डॉक्यूमेंट था क्या, उसका खुलासा कर दे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्या वजह है कि इतने सारे आरोप लगाने के बाद भी फिर भी आपने कभी स्पष्टीकरण नहीं दिया है? जब आप स्पष्टीकरण नहीं देते हैं चीज, आप जब बताते नहीं है कि ऐसा कुछ नहीं था, भारत के संप्रभुता को लेके कोई भी खिलवाड़ नहीं था, तो सीधा आप उसका कॉपी का वो दे दीजिए ना, क्योंकि आपके पास तो कॉपी होगी उस डॉक्यूमेंट की। तो क्या वजह है कि अभी तक आपने उसको सार्वजनिक नहीं किया है? आप अगर सार्वजनिक कर दे और फिर आप कहे कि ये तो जानबूझ के एक स्लैंडर कैंपेनिंग है मोदी सरकार के कांग्रेस पार्टी के विरोध में, तो लोगों को भी समझ में आ जाएगा और कहीं ना कहीं पे आपके लिए सहानुभूति की लहर हो जाएगी फिर। पर आप जब नहीं कर रहे हैं तो फिर प्रश्न तो उठेगा ही और चीजों को लेकर गंभीर सवाल भी उठेगा। इसके साथ साथ मैं आपके मेन विषय पे आता हूं, जो आपने कहा है, आप अगर उत्तराखंड जाएंगे या फिर पंजाब के बारे में आपने उल्लेख किया है, खास करके जो दलित कम्युनिटी से जो पंजाबी लोग हैं, उन लोगों का बहुत सारे रिपोर्ट कहता है कि काफी प्रतिशत सिख कम्युनिटी के जो दलित वर्ग से उन लोगों को कन्वर्ट कर दिया गया है। फिर आप अगर उत्तराखंड जाएंगे, छत्तीसगढ़ जाएंगे, झारखंड जाएंगे, फिर आपका संथाल परगना पश्चिम बंगाल का, पूर्वोत्तर राज्य, और खास करके ये जो बिहार, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश का जो ये जो आदिवासी इलाका है, वहाँ पे आप कभी आपने किसी गिरजाघर को आपने नोटिस किया है? आप अगर गिरजाघर को अगर सही तरह से देखेंगे तो उसकी जो गुंबद है वो मंदिर की शिकारा की तरह है, और है चर्च, और मादर मैरी की जो प्रतिमा है, जो स्टैचू है, हाथ में वो क्रॉस जरूर है, और ईसा मसीह गोद में है, पर ईसा मसीह के यहाँ पे मोर के पंख लगे हुए हैं, और किशन जी के आभूषण में पूरा आभूषण है। मादर मैरी की जो आभूषण है वो माता रानी की, माँ दुर्गा की या फिर माँ गौरी की आभूषण है। तो ये कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें हैं। फिर आदिवासी लोगों को जब आपके जब ये बाइबल जब फ्री में दिया जाता है, इस्कॉन भी भगवत गीता फ्री में देती है। आपकी भारत के संविधान ने अधिकार दिया है कि आप अपने धार्मिक किताबें आप बांट सकते हो, पर वहाँ पे बांट के ये कहना कि ये जो किताब है, ये किताब आपके जो आदिवासी जो भगवान है उन्हीं का है, और ये कहीं ना कहीं पे भगवान कृष्ण या फिर भगवान राम का ही एक नया इंटरप्रिटेशन है और नया रूपरेखा है, पर ये सच्चा रूपरेखा है। और जो रामायण के ग्रंथ पे लिखा हुआ है या फिर भगवत गीता पे जो लिखा हुआ है या फिर महाभारत पे जो लिखा हुआ है, वो डाइल्यूट किया हुआ चीज है, वो सच्चा नहीं है। तो इसलिए इस ग्रंथ को मानो, इस ग्रंथ के माध्यम से तुम्हें साक्षात महादेव जी का दर्शन हो जाएगा, और माता रानी की दर्शन हो जाएगी, और भगवान राम का दर्शन हो जाएगा, और भगवान कृष्ण का दर्शन हो जाएगा। तुम इसको अपनाओ, और क्योंकि अपना रहे हो तो तुम्हारे बच्चों का जो एजुकेशन है वो हम लोगों के जो इतने बेहतरीन अंग्रेजी मिशनरी इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे फ्री में एजुकेशन है, खाना पूरा फ्री में है आप लोगों का, आप लोगों के बच्चों का भरण पोषण सब ये गिरजाघर अपने ऊपर लेगी, और अपने ऊपर लेके पूरा जब तक आपके बच्चों का एजुकेशन कंप्लीट नहीं होता है यूनिवर्सिटी लेवल तक, तब तक हम लोग इस चीज का ध्यान रखेंगे। और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं पे आपको जो सच्चा जो ईश्वर है या फिर भगवान है, उनसे भी आपका दर्शन हो जाएगा। पर वो सच्चा ईश्वर का दर्शन पाने का माध्यम जो है वो न्यू टेस्टामेंट है या फिर बाइबल है। तो ये आदिवासी जो वो
दूरगामी इलाका का जो वो बेचारा गरीब आदिवासी है, महिला या फिर वो जो पुरुष है जिनको खाने के लिए दिक्कत होती है या फिर अपने बच्चों को स्कूल में भेज नहीं सकते हैं, उनको तो कहीं ना कहीं पे मानसिक रूप से और बौद्धिक रूप से लगता ही है कि ये तो मेरे ही भगवान का डेफिनेटली वो कर रहे हैं। ऊपर से उनको पैसा भी मिल रहा है। पैसा भी मिल रहा है, एजुकेशन फ्री मिल रहा है, खाना मिल रहा है, राशन मिल रहा है, तो वो क्यों उस चीज को वो नहीं करेंगे, अपनाएंगे। आपको तो सिर्फ अपना नंबर दिखाना है ना कि आपके क्रिश्चियन फॉलोइंग का प्रतिशत कितना बड़ा है कागज पे, और आप फिर उसको बैप्टाइज कर लेते हैं, इंडोक्ट्रिनेट कर लेते हैं, और इंडोक्ट्रिनेट करके फिर उसके बाद आप इस चीज को फैलाते हैं। अब मैं मदर टेरेसा के ऊपर मेरा बहुत ज़्यादा सम्मान है और वो बहुत बड़ी सोशल रिफॉर्मर थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर मिशनरी ऑफ चैरिटी पे जितने अनाथ बच्चे होते हैं, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, जब उसको गोद लेते हैं मिशनरी ऑफ चैरिटी, आप उनका बैप्टाइज क्यों करते हैं? आप उस बच्चे जो शिशु है 1 साल का या फिर 6 महीने का, उसका धर्म परिवर्तन क्यों करते हैं? उसको शिक्षा देने से पहले या फिर उसकी भरण पोषण करने से पहले आप अगर बैप्टाइज आप अगर कर रहे हो तो कहीं ना कहीं पे वो शिशु जिसकी कोई सूझबूझ ही नहीं है, उसको तो आपने जन्म के बाद ही आपने जब एडॉप्ट किया आपने बैप्टाइज कर लिया, और ऐसे आरोप लगता है मिशनरी ऑफ चैरिटी के ऊपर, और खास करके मदर टेरेसा का जो हेडक्वार्टर है कलकत्ता में, वहां पे तो ऐसे बहुत खतरनाक आरोप लगे हैं मीडिया के माध्यम से, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे वो, इसीलिए तो भी वो जो अमेरिका के जो फॉरेन सेक्रेटरी थे मार्को रूबियो, आए तो सबसे पहले तो कोलकाता ही गए थे, वहीं पे गए थे। और आप अगर कह रहे हो कि नहीं जी हमारे यहाँ पे तो किसी तरह का बैप्टाइज करने का या फिर धर्म परिवर्तन का कोई प्रक्रिया ही नहीं है और ना ही हम लोग अनाथ बच्चों को बैप्टाइज करते हैं, तो फिर उसका सार्वजनिक लेखा जोखा दे दो ना सरकार के सामने और सारे चीजें सार्वजनिक कर दो कि नहीं, जो बच्ची जो हिंदू है या फिर सिख है या फिर आपके दूसरे किसी धर्म से है, उसका पूरा आजीवन हम लोग उसका रहन सहन, एजुकेशन वगैरह सारे चीजों का ध्यान रख रहे, सारी चीजों का जिम्मेदारी ले रहे, पर उसका धर्म परिवर्तन नहीं करवा रहे। हिम्मत है आपकी ये बोलने की, और आप अगर इस चीज पे भागते हो और इस चीज को छुपाने की कोशिश करते हो या फिर आंकड़ा नहीं बताते हो, तो फिर तो प्रश्न चिन्ह लगेगा ही। तो ये बहुत सिस्टमेटिक तरीका है, सिस्टमेटिक तरीका के माध्यम से किया जाता है। जो लोग फैशनेबल है, जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, जो लोग मतलब कि काफी इंटरनेशनल चीजों से इन्फ्लुएंस्ड है, खास करके पॉप कल्चर के जितने बच्चे हैं, उन सबको दूसरे वे में करते हैं। उन सबको ये कहते हुए कि आपने धर्म को, ये जितने सारे टुकड़े टुकड़े गैंग के जो लोग हैं, जो टूल किट के गैंग के लोग हैं, चाहे वो बाहर हो चाहे वो अंदर हो, वो सब के सब हिंदू धर्म, सनातन धर्म, भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव, भगवान देवी माँ, सबके बारे में स्लैंडर कैंपेन करवाना और उनके बारे में दुष्प्रचार करवाना, रामायण के ऊपर धज्जी उड़ाना, भगवद गीता के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाना, महाभारत के ऊपर, उपनिषद के ऊपर, फिर आपके हर चीज पे, शास्त्र के ऊपर, सब चीजों के ऊपर, और उसके बाद फिर नैरेटिव सेट करवाना, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, या तो फिर ब्राह्मणवाद हो बर्बाद, सनातन धर्म हो बर्बाद। वो दूसरे तरह का कैंपेन है और उनको एल्योर करते हैं आप पॉप कल्चर के माध्यम से, फ्रीबीज दे के, फिर लाइक आप डिस्काउंट दे के सारी चीजों पे, इस तरह से, ताकि वो यंगर जनरेशन बिल्कुल अपनी बुनियादी जो रूट्स हैं, रूट से बिल्कुल एक तरह से डिफ्रेंचाइज हो जाए या फिर अपरूटेड हो जाए, और फिर आपको एक जीता जागता, अगर ऑफिशियली अगर आपने कन्वर्ट नहीं किया क्रिश्चियनिटी पे या फिर इस्लाम धर्म पे, पर मानसिक तौर पे आपने कर दिया, और ये कहीं ना कहीं पे इस पे आम सहमति बनती है पाकिस्तान की भी, चीन की भी, अमेरिका के भी और पश्चिम एशिया के भी, क्योंकि पेट्रो डॉलर चाहिए, हथियार चाहिए। हथियार कौन सप्लाई करेगा? हथियार आईएसआई के माध्यम से, और खतरनाक जितने सारे बैंड आतंकवादी संगठन है उनके माध्यम से सप्लाई होगा। सप्लायर कौन है? सप्लायर है अमेरिका, सप्लायर है चाइना। तो
कौन सा बॉर्डर से होगा, वो नेपाल के बॉर्डर से होगा या फिर आपके म्यांमार के बॉर्डर से होगा, और बांग्लादेश के, एक तो अभी तो अमेरिकन अरेस्ट भी किया गया था, कुछ किया गया था, या फिर बांग्लादेश के बॉर्डर से, या तो फिर पश्चिम का जो बॉर्डर है आपके पाकिस्तान और भारत का बॉर्डर, उसके माध्यम से। और उसकी इंडोक्ट्रिनेशन के लिए दो तरह के हथियार, एक तो है लीथल, जैसे जीता जागता मानव बम है, ह्यूमन बम है, वो सारी चीजें उसका पूर्ति करते हैं ये ड्रेडेड सारे जितने सारे आतंकवादी संगठन है। और इंड्यूसमेंट होता है इन सब सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से, इन सब सामाजिक इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के माध्यम से, जहां पे कहीं ना कहीं पे चर्च की एक बहुत बड़ी इन्फ्लुएंस होती है या फिर विदेशी फंडिंग की इन्फ्लुएंस। मैं एक चीज यहाँ एक्चुअली मेरे पास दो सवाल है, लेकिन मैं दूसरा बाद में पूछूंगा। ये एफसीआरए में क्रिश्चियन कम्युनिटी की तरफ से खास तौर पे एक नाराजगी, चिंता सब कुछ जताई जा रही है। क्या एफसीआरए में सिर्फ ईसाई एनजीओज वगैरह आने वाले हैं, या फिर इस्लामिक जो देशों से फंड आता है वो भी इसके दायरे में आएगा? ये सवाल सर मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि लगभग 1.5-2 साल पहले मैंने एक रिपोर्ट बनाई थी जिसमें कि पता चला था कि जो तुर्की के भाया भी पैसे आते हैं। अच्छा, जब पिछले साल नेपाल में सत्ता परिवर्तन हुआ था, केपी शर्मा ओली की सरकार गिरी थी, उसके लगभग 15-20 दिनों के बाद हमारे कुछ नेपाल के दोस्त हैं, उनके जरिए मेरे पास कुछ रिपोर्ट्स आई थी। उसके बाद मैंने स्टोरी भी पब्लिश की थी उसमें मैंने एक पैटर्न नोट किया था कि एनजीओज के पास पैसे पहुंचे हैं, फिर उस एनजीओज ने पिछले मतलब केपी शर्मा ओली की सरकार गिरने से 6-7 महीने पहले से क्या हो रहा था मैं ये बता रहा हूँ। एनजीओज के पास पैसे पहुंचे हैं, वो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ की तरफ वो तब पैसे गए हैं, जो आपने अभी कहा है कि टुकड़े टुकड़े गैंड और जेएनयू की तरफ से जो होता है। फिर वहां पे उस एनजीओज जब विश्वविद्यालयों में पैसे गए हैं तो उन लोगों को कहा गया कि लोकतंत्र बचाओ, तो यहाँ पे लोकतंत्र खत्म है। उनको लोकतंत्र के नाम पे पूरी तरह से मोटिवेट किया गया, उनका ब्रेन वॉश किया गया। और फिर जब मौका बना और एक तरह से जब इंटरनेट वहां पे सोशल मीडिया को लेकर के बैन किया, एक माहौल बना और फिर एक आंदोलन शुरू हुआ, फिर उसमें हिंसक तरीके से अपनाया गया। तो मतलब कुल मिलाकर यह है कि बहुत पूरी तरह से सुनियोजित, जिसको कहते हैं एनजीओ का फंड, और पूरा लिंक स्थापित किया गया। भारत में अभी स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ है, उससे पहले लगभग 7-8 महीने पहले मैं ऑन द रिकॉर्ड कहना चाह रहा हूं कि मेरी कुछ लोगों से बात हुई थी इंटेलिजेंस में। वहां से उन लोगों ने 6-7 महीने पहले मुझे कहा था कि जो कुछ इस तरह की साजिश रची जा रही है, एक तरह से दंगा भड़काने की। मैंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा भी था, ये बहुत पहले की बात, तब तक ये दीपिका वगैरह का कुछ ऐसा जिक्र भी नहीं था। और फिर वहां से आता है सर, अचानक से एक दिन दीपिका कहते हैं कि मैं भारत जा रहा हूं आंदोलन करने के लिए, फिर जो हिंसा होती है देख रहे हैं। आप इस पूरे पैटर्न को कैसे समझाते हैं, और क्या जो अभी विरोध हो रहा है, चाहे वो विपक्ष की पार्टियां हो या फिर मिशनरीज हो या फिर अमेरिका की तरफ से अचानक से इतना एक्टिव हो जाना, जो मार्को रूबियो कोलकाता पहुंचते आपने मदर टेरेसा का जिक्र किया है, क्या यही पूरा गेम प्लान है? बिल्कुल गेम प्लान है, और ये इसलिए और लिथल और खतरनाक है क्योंकि इस पे केवल वेस्टर्न मीडिया, वेस्टर्न जितने सारे संस्थाएं हैं उनकी खाली इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये एक फेटल कॉम्बो है और एक ट्राइलेटरल कॉम्बो है। इस पे चीन की भी पूरा हस्तक्षेप है, पाकिस्तान का हस्तक्षेप है इस पे, और अमेरिका और पश्चिम का तो हस्तक्षेप है ही, और इसीलिए ये और ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट की आपने जिक्र किया है, मेरे ख्याल से आईबी या फिर एनआईए की रिपोर्ट्स के बारे में आप उल्लेख कर रहे थे, पर कहीं ना कहीं पे ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट केवल मौजूदा सरकार की नहीं, उससे पहले की सरकारों की भी। और मुझे याद है नरसिम्हा राव जी की सरकार के दौरान भी एक बहुत बड़ा रिपोर्ट आया था गृह मंत्रालय की तरफ से, जहां पे एक ग्रेटर पाकिस्तान, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, उसका एक रूपरेखा तैयार हुआ था। और वो ग्रेटर पाकिस्तान क्या है, उस ग्रेटर पाकिस्तान में बिहार है, पूर्वी उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, उड़ीसा है, बंगाल है, पूरी पूर्वोत्तर राज्य है, बांग्लादेश है, आराकान स्टेट म्यांमार का है। तो एक मतलब जैसे वो वेस्ट पाकिस्तान का रूपरेखा, एक और पाकिस्तान यहां पे तैयार करने का एक मंसूबा था। और उस पे माध्यम क्या था? माध्यम पे यही था कि सो कॉल जितने सारे लिबरल एलिट अखबार विदेश के और एलिट संस्थाएं पश्चिम के, उन सब के माध्यम से डेमोक्रेसी खतरे में है भारत में, ये सारी चीजें फैलाओ, और उसके साथ साथ हमें चाहिए आजादी,
फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सारी चीजें, और उसके साथ साथ डेमोक्रेसी और तमाम जितने सारी चीजें, वो सबका मिश्रण करके बाहर पे भी फैलाना है, अंदर पे भी फैलाना है, हथियार का जमावड़ा करना है और भारत को अस्थिर कर देना है। वही एक्चुअल ब्लूप्रिंट है। अब इस पे चीजें और खतरनाक इसलिए हो जाती है क्योंकि खास करके मुंबई का जो हादसा हुआ था और पार्लियामेंट अटैक जब हुआ, उसके बाद सारी चीजें जो सामने आया है वो कहीं ना कहीं पे दर्शाता है कि पाकिस्तान का तो हाथ है ही, आईएसआई का हाथ भी है, और उसके साथ साथ सारा हथियार वगैरह जितने आया है, लीथल वेपन्स जितने सारे हैं, उसकी ओरिजिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। तो कहीं ना कहीं पे कनेक्ट तो है। जी। और आपके जितने सारे, आप जो हेडली फॉर एग्जांपल, जिन्होंने वो किया था पूरा, आपके कसाब और इन सबको ट्रेन किया था, 26/11, हेडली कहाँ का है? या फिर अभी जो वो जो एक्सट्रीडाइट हुआ है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, जो क्या क्या नाम है उसका, नाम मेरे दिमाग से अभी निकल रहा है, वो भी तो उस चीज पे इन्वॉल्व था पूरा। हाँ, तो कहीं ना कहीं पे ये तो सीधा साधा साबित करता है ना कि आइडियोलॉजिकल फॉर्डर मिले सऊदी अरेबिया से, हथियार का जखीरा मिले पाकिस्तान से, फुट सोल्जर्स के हिसाब से तमाम जितने सारे ऑपरेटिव्स है, स्लीपर सेल है भारत के अंदर, बांग्लादेश में या फिर पाकिस्तान में, वो ऑपरेट कर रहे हैं जीता जागता मानव बम के हिसाब से। वहां के आतंकवादियों को भेजा जा रहा है, यही सब आपके ट्रेनिंग देने के लिए किसी संस्था के माध्यम से, किसी एनजीओ के माध्यम से, किसी इंस्टीट्यूशन के माध्यम से, किसी शेल कंपनी के माध्यम से, और उसके साथ साथ पूरा टुकड़े टुकड़े गैंग का जो फॉर्डर है, और माओइज्म और अर्बन नक्सलिज्म फैलाने का जो पूरा आइडियोलॉजिकल जो डॉक्ट्रिनेशन है, वो आ रहा है बीजिंग से। यानी कि 4 कुंभा है इसका। एक हो गया आपका मिडिल ईस्ट, वहां पे बहुत सारे हैं, रियाद हो गया, फिर आपका कतार हो गया, और बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां से ऑपरेट होता है। इसके साथ साथ नार्को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो ड्रग्स बेचते हैं, जितने सारे ड्रग माफियाज हैं, उनका एक जाकिरा है, उनका कहीं ना कहीं पे एक बहुत बड़ा नेक्सस है, इटली पे, ऑस्ट्रिया पे, हंगरी पे, ग्वाटेमाला पे, सैल्वाडोर पे, ब्राजील पे। हथियार, आधुनिक हथियार का जो जखीरा है वो आ रहा है चीन से या फिर अमेरिका से, और इसीलिए ये फेटल हो जाता है। क्योंकि अगर हम लोग शहरों को लोकेट अगर करें तो एक, अगर पश्चिम एशिया पे अगर शहर हैं जहां पे डॉक्ट्रिनेशन हो रही है, बहुत सारे डॉक्ट्रिनेशन बड़े बड़े विदेश के यूनिवर्सिटीज में हो रहा है, अमेरिका में या फिर यूरोप में, बहुत सारी चीजें चीन के बीजिंग में हो रहा है, और बहुत सारी चीजें ढाका पे हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं पे इन सारी चीजों को बहुत ज्यादा फेटल बना देता है, और इसीलिए ये चिंता है। आप अगर पिछले घटनाक्रमों को आप अगर उठाएंगे, चाहे वो शाहीन बाग हुआ, ये जो रायट्स हुआ है, उसके बाद किसान आंदोलन हुआ, और अभी जो कॉकरोच जनता पार्टी का जो आंदोलन हुआ है, उसके बाद तमाम चीजों की जो खुलासा हो रही है, वो कहीं ना कहीं पे तो चौंकाने वाली खुलासाएं हैं। और लेजिटिमेसी कौन दे रहे? वो ग्रेटा जो थम्बा, ये जजीरा दे रहे हैं। हाँ, जजीरा दे रहे, फिर आपके ध्रुव राठी दे रहे, और उसके साथ साथ यहाँ पे तमाम जितने सारे इस देश में केवल अल्लाह का नाम होगा, शर्म आता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अपने आप को कहते हुए, या फिर जेएनयू के प्रोफेसर कहते हुए। मैं भी जेएनयू का छात्र हूं और मैंने आंखों देखी देखा है वो सारी चीजें किस हिसाब से होता है चीजें। तो ये सारी चीजें सेकुलरिज्म के नाम पे, लिबरलिज्म के नाम पे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे आप किसी भी हद तक चले जाओगे, और देश की जो बुनियादी संस्कृति है, जो सांस्कृतिक जो ढांचा है, उस पे लगातार चोट पहुंचाओगे, और फिर आप अपेक्षा करते हो कि सरकार बैठ के झुंझुना बजाएगी। ये तो संभव नहीं है ना, जब आप देश के संप्रभुता पे ही आप क्वेश्चन मार्क लगा रहे हो, और देश को हर समय आप अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हो। कभी आप कहते हो कि अफगानिस्तान मॉडल, कभी आप कहते हो बांग्लादेश मॉडल, कभी आप कहते हो श्रीलंका मॉडल, कभी आप कहते हो नेपाल मॉडल। मॉडल वही है, नाम बदल जाता है परिस्थिति के हिसाब से। क्योंकि शाहीन बाग जब हुआ था, उस समय शाहीन बाग
की शुरुआत और शाहीन बाग के बाद और किसान आंदोलन के दौरान उस समय पाकिस्तान में तख्ता पलट हो गया, इमरान खान की सरकार चली गई, श्रीलंका में मालदीव्स में तख्ता पलट हो गया, सरकारें चली गई। तो उस समय गूंज क्या हो रहा था, श्रीलंका बना देंगे, अफगानिस्तान बना देंगे, मालदीव्स बना देंगे, पाकिस्तान बना देंगे। अब जब कॉकरोच जनता पार्टी का मूवमेंट हुआ, इससे पहले नेपाल पे तख्ता पलट हो गई, बांग्लादेश पे तख्ता पलट हो गई, तो बांग्लादेश बना देंगे, नेपाल बना देंगे। मॉडस ऑपरेंडी एक ही है, सब चीजें समझ में आता है। इसके साथ साथ जिन लोगों ने अपने आप को मसीहा कहा स्टूडेंट आंदोलन का, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो तेलंगाना हो, चाहे वो केरला हो, चाहे वो झारखंड हो, जिन लोगों ने मुखिया बना और सुर्खियां बटोरे, चाहे वो अभिजीत दीपके हो या फिर सौरव दास हो, कितने सारे खुलासे तो हो रहे चीजों को लेके। आपकी बॉस्टन की डिग्री को लेके प्रश्न चिन्ह लग रहा है, आप बॉस्टन में थे या नहीं थे उस पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है, आपका रेंट एग्रीमेंट को लेके प्रश्न चिन्ह लग रहा है, जीके पे जहां आप रहते हैं 12 लाख रुपए किराया है, आप अपने आप को एक बेरोजगार स्टूडेंट कहते हो, आपकी मादर की जो आमदनी है वो कहीं ना कहीं पे 20-25 हज़ार 50 हज़ार से ज़्यादा नहीं है, आपकी फादर अभिजीत दीपके की फादर रिटायर्ड है और रिटायर्ड होने से पहले उनकी सैलरी 70,000 के आसपास थी, 60 से लेकर 70,000। बॉस्टन यूनिवर्सिटी के सेमिस्टर का फीस ही है 45 लाख। तो सालाना आपको 1 करोड़ 1.5 करोड़ का स्टूडेंट लोन किसने दे दिया? और कौन सा ऐसा बैंक है जिसने सैंक्शन किया है इतना लोन? क्योंकि मैक्सिमम जो लोन एक विदेश के लिए जो दिया जाता है वो 85 लाख से ऊपर नहीं होता है, मैक्सिमम 85 लाख। टर्म्स एंड कंडीशंस होता है। फिर आपने कहा कि आपके पास स्कॉलरशिप है, बॉस्टन यूनिवर्सिटी से आपको स्कॉलरशिप मिला हुआ है। अभी हाल फिलहाल जितने सारी चीजों का खुलासा हुआ है वहां पे तो कोई मेल नहीं खाता है स्कॉलरशिप के साथ भी। तो कहीं ना कहीं पे सारी चीजें आपको कटघरे में खड़ा करता है। और संसद के अंदर इन्हीं सब चीजों को लेके संसद को ना चलने देना, बाहर पे वही हंगामा, संसद के अंदर भी हो वही हंगामा, तो सीधा सीधा बताता है कि ये संयोजित प्रायोजित वे में चीजें की गई। पता है सर, जब मैंने इंटेलिजेंस का जिक्र किया था, जब मेरी बात हो रही थी, कई सारे मुद्दों पे मेरी बात हुई थी, उसमें से एक ऐसी चर्चा करते करते एक बात उठी, उसमें कहा गया था कि बाहर जैसे देश में आप बांग्लादेश या श्रीलंका की तरह ऐसा नहीं है कि आप जाएंगे संसद लूट लेंगे भगा देंगे, जो अभी कोशिश की गई थी, संसद इसीलिए जा भी रहे थे। लेकिन बोले कि भारत के लिए मॉडल ये होता है कि आप सरकार गिरा नहीं सकते लेकिन सरकार को बदनाम कर सकते हैं। जो पिछले 4-5 महीने 6 महीने में चीजें हो रही हैं वो मुझे कहीं ना कहीं 6 महीने पहले बताई बातों से मुझे मिलता जुलता दिख रहा है कि आप सरकार गिरा नहीं सकते हैं लेकिन सरकार को इंटरनेशनल स्तर पे या फिर रीजनल स्तर पे या फिर देश के अंदर में आप उसको धीरे धीरे डिमोरलाइज कर दीजिए, उसके फेस को खराब कर दीजिए, ये मुझे समझ में आता है। लेकिन मैं आपने एक लोन का भी जिक्र किया, जो भी है, मैंने पिछले दिनों कुछ काम किए हैं जिसके लिए मुझे बैंक लोन की जरूरत थी और मैंने लिया था। जो मेरे ट्रांजैक्शंस, इतने सारे ट्रांजैक्शंस मेरे चेक किए गए कि हर एक एंगल से कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई ब्लैक मनी नहीं है, या मैंने हर तरह से चेक किया गया। ये हर किसी के साथ ऐसा होता है। तो मेरा ये कहना है कि जब विदेश से फंड आ रहा है और जब इतनी सारी चीजें होती हैं जो आपने इतना डिटेल में बताया है, क्या सरकारों को पता नहीं चल पाता? ये बैंक्स को आते पैसे होंगे तो कहीं ना कहीं बैंक्स के जरिए आते होंगे या फिर हवाला आते होंगे या कुछ भी, सरकार को क्या ये पूरा मोडस ऑपरेंडी के बारे में, क्या ये पैटर्न के बारे में पता नहीं चलता है कि कहां पे पैसा आ रहा है, कहां जा रहा है? नहीं, बिल्कुल पता चलता है। आप याद कीजिएगा HSBC स्कैम हुआ था ना, ICICI स्कैम हुआ था सब प्राइम क्राइसिस के बाद। क्या था वो तो सीधा सीधा ब्लैक मनी को वाइट करने का एक जरिया था, माध्यम था। और उसके बाद उस दौरान की सरकार, डॉक्टर मनमोहन जी की सरकार ने अंकुश लगाया था सारी चीजों पे। जब सब प्राइम क्राइसिस उनके टेन्योर के दौरान ही हुआ था, जब हाहाकार मचा हुआ था अमेरिका में और स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर गया था। फिर उसके बाद ICICI बैंक का स्कैम आया, HSBC का स्कैम आया, सारी चीजें अंकुशें लगी विदेशी बैंकों के ऑपरेशन को लेके भी भारत में। वो बैंकिंग लॉस का अमेंडमेंट किस सरकार ने की थी?
डॉक्टर मनमोहन जी की सरकार ने की थी। तो वही तो मैं कह रहा हूं कि जब आप करते हो तो चमत्कार, और जब विपक्ष में होते हो तो फिर आप हाहाकार मचाते हो। उस समय आपको देश की संप्रभुता की ख्याल होती है, और क्योंकि अभी मोदी जी की सरकार है तो देश की संप्रभुता जाए भार में। इस तरह की दोगला नीति तो चल नहीं सकता है। दूसरी बात यहां पे ये भी आती है कि जब आप इन सब चीजों पे जब आप उठाते हो, इस बार का पूरा संसद एक तरह से वाटरशेड में क्यों गया, या फिर एकदम वॉश आउट क्यों हो गया? क्योंकि मेन कारण ही था दो बिल। वन वाज महिला आरक्षण डिलिमिटेशन एंड द सेकंड वाज एफसीआरए। एफसीआरए कानून आने के बाद ये तमाम जितने सारे जो फिक्टिशियस जितने सारे एनजीओस हैं जो पैसा लेते हैं लेप्रोसी अस्पताल खड़ा करने के लिए या फिर टीबी के अस्पताल खड़ा करने के लिए, और पता चलता है कि जांच पड़ताल के बाद कि आप माओइस्ट संस्था ऑर्गेनाइजेशंस का फंडिंग कर रहे हो, या फिर आप कुकी मिलिटेंट्स नागा मिलिटेंट्स को आप पैसा दे रहे हो, या फिर आप बहुत सारे ऐसे इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट मिलिटेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस को आप पैसा दे रहे हो, तो ये सारी दुकानें बंद हो जाता। इसके साथ साथ हमारे देश के सो कॉल जितने सारे सेकुलर लिबरल सेल्फ प्रोक्लेम जितने सारे बुद्धिजीवी हैं, चाहे वो उस्मानिया यूनिवर्सिटी के हो, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के हो, चाहे वो जेएनयू के हो, या फिर जादवपुर यूनिवर्सिटी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, जिसमें ऐसे बहुत सारे प्रजाति के लोग होते हैं, वो लोग हर समय कैसे स्वास चले जाते हैं, कैसे कैम्ब्रिज चले जाते हैं, कैसे ऑक्सफोर्ड चले जाते हैं, कैसे वाशिंगटन चले जाते हैं, कैसे बॉस्टन चले जाते हैं, सिर्फ एक सेमिनार के लिए और एक कॉन्फ्रेंस के लिए, और मतलब अंधाधुंध खर्चा वहां पे आने जाने का, उसका कोई लेखा जोखा आप देते नहीं हो। और फिर कहीं ना कहीं पे उसके बारे में पूछा जाए तो देखो मानव अधिकारों का हनन हो रहा है, मेरे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का हनन हो रहा है, मेरे इंडिविजुअल लिबर्टी का हनन हो रहा है, पर आपको फंड किसने किया है उसका लेखा जोखा तो दोगे सरकार के सामने, या फिर वो भी नहीं दोगे? फिर आपके प्रोजेक्ट्स जो विदेश से आप लेके आ रहे हो एकेडमिक पर्पस के लिए, और पता चला कि वो दूरगामी इलाके में आप अपने रिसर्च स्कॉलर्स को भेज दे रहे हो, वो लोग वहां पे काम क्या कर रहे हैं? वो लोग वहां पे काम कर रहे हैं कि आपके निजी अधिकारों का हनन हो रहा है, आपके राइट टू इक्वालिटी का हनन हो रहा है, आपके जो राइट टू एजुकेशन है उसका हनन हो रहा है, और उस पे जाके वहां पे दूरगामी इलाके पे आप जाके इंडोक्ट्रिनेट करते हो, और फिर बोलते हो कि कौन हनन कर रहा है? मौजूदा गवर्नमेंट, मोदी जी की सरकार, मौजूदा बीजेपी सरकार। क्यों? क्योंकि आपके जो संस्कृति है उसको खत्म करके एक सेल्फ इम्पोज्ड हार्डकोर हिंदुत्व वाला संस्कृति इम्पोज करना है, इसलिए आप इन सब का विरोध करो। और उसकी जब लेखा जोखा मांगी जाती है आपसे कि आपको फंड तो मिला था विदेश से इन सब प्रोजेक्ट के लिए, और आपने दूसरे प्रोजेक्ट पे आपने यूज कर लिया, तो उस किस वजह से आपने किया? तार्किक आधार दो। जब पूछा जाता है अरे मेरा तो निजी अधिकारों का हनन हो रहा है, मेरे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का हनन हो रहा है, और फिर पूरा ढिंडोरा पीट देते हो, और आपकी बड़ी बड़ी लेख फिर प्रकाशित होती है बीबीसी पे, न्यूयॉर्क टाइम्स पे, वॉशिंगटन पोस्ट पे, लंदन हेरल्ड पे, और उसके साथ साथ इस पे गोष्ठियां होती है, डिस्कशन होती है हार्वर्ड पे, ऑक्सफोर्ड पे, येल पे, और बोस्टन पे, और तमाम जितने सारे यूएस और यूरोप की यूनिवर्सिटीज। और फिर आप कहते हो कि देखो कितना ऑब्सक्योरेंटिस्ट, मायोपिक, हार्डकोर हिंदू फंडामेंटलिस्ट अल्ट्रा राइट सरकार है, और ये तो पूरा माइनॉरिटी खतरे में है। और फिर आप पूरा नैरेटिव चलाओगे कि ईसाई खतरे में है, सिख खतरे में है, मुसलमान खतरे में है, और सिस्टेमेटिक वे में आपने हिसाब से अपने अनुसार आप इस्तेमाल करते हो। कभी इस्लाम खतरे में हो जाता है, कभी सिख भाई लोग खतरे में हो जाते हैं, कभी आपके हरिजान भाई लोग खतरे में हो जाते हैं, कभी आपके ईसाई भाई लोग खतरे में हो जाते हैं। कभी आपने सुना कि बौद्ध धर्म को जो मानते हैं वो खतरे में है, या फिर पारसी धर्म के जो लोग हैं वो खतरे में है, या फिर जैन धर्म के लोग जो वो खतरे में है? नहीं,
खतरे में कौन आते हैं? यही लोग आते हैं। और फिर आप ढिंढोरा पीटते हो वहां बड़े बड़े गोष्ठियों में जाके वो करना, संयुक्त राष्ट्र के अलग अलग सेमिनार में जाके बोलना कि भारत के अंदर तो ये सारी चीजें हो रहा है, डेमोक्रेटिक राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का हनन हो रहा है, इसलिए कश्मीर को आजादी चाहिए, इसलिए छत्तीसगढ़ को आजादी चाहिए, इसलिए पूर्वोत्तर राज्यों को आजादी चाहिए, क्योंकि जहां पे माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं उनका हनन हो रहा है और इंटरनेशनल कम्युनिटी संज्ञान ले इन सब चीजों का। अच्छा, एक चीज मैं जानूंगी, एनजीओज इतने पावरफुल कैसे हो जाते हैं? एनजीओज जो है, मैं यहाँ पे दो एग्जांपल दूंगा, उसके बाद सर आप मैं छोड़ूंगा इसको बात करना। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट जो एक बन रहा है, जिसको कि कहा जाता है कि वो कभी डूबने वाला नहीं एयरक्राफ्ट कैरियर है, भारत का अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर कहा जाता है उसको। दूसरा अभी तमिलनाडु का कड़ुनकुलम प्रोजेक्ट था, न्यूक्लियर प्रोजेक्ट, उसको लेकर के एनजीओज ने काफी हल्ला मचाया। निकोबार प्रोजेक्ट बहुत ताजा है, इस पर राहुल गांधी जी ने काफी कुछ कहा, सोनिया गांधी का लेख आया था। ये दोनों, जो कि निकोबार प्रोजेक्ट को लेकर के मेरे कई सैन्य अधिकारियों से बात हुई थी, जो उनका कहना है कि ये इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिक लिहाज से, मलक्का को देखते हुए, तमाम जियोपॉलिटिकल वजहों से वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उनको कहा था कि पेड़ पौधे कट रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि नहीं कट रहे हैं, लेकिन अगर आपको कुछ भविष्य को बचाना है तो फिर आपको कुछ फैसले लेने पड़ते हैं। और जब ये डेवलपमेंट होता है, अगर मान लीजिए ये फिल्म सिटी है जहां पे हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, यहाँ पे भी एक वक्त पेड़ पौधे होंगे ही होंगे। तो मेरा ये जानना है कि ये एनजीओ इतने ताकतवर कैसे होते हैं कि पूरा नैरेटिव चेंज कर देते हैं। चाहे निकोबार पे सबको निकोबार को लेकर जाते हैं, कुछ लोग राइटिंग्स लिखते हैं, अखबारों में लेख लिख डालते हैं। मुझे आश्चर्य कितना कैसे लिखे, उनकी हिम्मत कैसे हो, और लोग उनका विरोध करेंगे, लोग क्या सोचेंगे, इस बात का भी लिहाज नहीं किया गया। तो इनको इतनी ताकत कहां से मिल जाती है कि एनजीओज को, कि ऐसे प्रोजेक्ट का जो कि देश के हित में हो, इसका ये सरेआम विरोध कर डालते हैं? ताकत इसलिए है क्योंकि एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल इंटेलिजेंसिया, ये तमाम जितने सारे बुद्धिजीवी लोग जो बॉस्टन में बैठे हैं, हार्वर्ड में बैठे हैं, कैम्ब्रिज में बैठे हैं, येल में बैठे हैं, ऑक्सफोर्ड में बैठे हैं, उन सब का इंटेलेक्चुअल फॉर्डर मिलता है, पहली बात। उसके साथ साथ इंटरनेशनल मीडिया, चाहे वो बीबीसी हो, चाहे वो अल जजीरा हो, चाहे वो सीएनएन इंटरनेशनल हो, इनका मेन काम, रॉयटर्स हो, इनका मेन काम ही होता है कि भारत को धुतकारना और भारत के विरोध में लेख प्रकाशित करना और उसके साथ साथ नैरेटिव चलाना, चाहे वो इंटरव्यू हो उनके स्टूडियोज पे या फिर उनके डिजिटल प्लेटफॉर्म पे या फिर उनके अखबारों में। तो ये एक बहुत बड़ा ताकत है। इसके साथ साथ मुझे दुर्भाग्यपूर्ण कहना पड़ता है कि देश के अंदर ऐसे बहुत सारे टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं और ऐसे बहुत सारे अर्बन नक्सलाइट और अर्बन माओइस्ट हैं जो पनप रहे हैं और जिनको हमेशा संरक्षण मिला हुआ है। और ऐसे संरक्षण देने वाले आपके लीगल सिस्टम के अंदर भी लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो तुरंत आ जाते हैं इनको बचाने के लिए, बड़े बड़े लॉयर्स और बहुत सारे ऐसे लीगल बुद्धिजीवी। उसके साथ साथ सो कॉल्ड बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स, हिस्टोरियंस, ये तमाम आ जाते हैं इनको बचाने के लिए। और उसके साथ साथ बहुत ऐसे सो कॉल्ड वेटरन जर्नलिस्ट देश के अंदर, जिन लोगों को मेन स्ट्रीम मीडिया से तो बाहर कर दिया गया पर यूट्यूब चैनल चला रहे हैं आज के डेट में, और वो सब के सब एकदम मसीहा बन जाते हैं इस तरह की चीजों का। तो सरकार को कई सारे फ्रंट पे लड़ना पड़ रहा है। निकोबार प्रोजेक्ट के बारे में आपने उल्लेख किया है, याद कीजिएगा जब राम सेतु वाला मुद्दा जब आया था, यूपीए सरकार ने राम सेतु तोड़ने की कोशिश किया था ना जी, ये कहते हुए कि भारत के स्ट्रेटेजिक चीजों के लिए जरूरी है और श्रीलंका के साथ और वो पूरा हिंद महासागर पे निगरानी रखने के लिए आवश्यक है। वो तो मैं शुक्रगुजार हूं माननीय सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने रोक दिया था, नहीं तो ये जो ऐतिहासिक जो राम सेतु है उसको तो उन लोगों ने पूरा तय ही कर लिया था तोड़ने का। भगवान राम पे प्रश्न चिन्ह लगा के, रामायण पे प्रश्न चिन्ह लगा के और काल्पनिक बताते हुए ये सारी चीजें, उसी का रूपरेखा है ये निकोबार प्रोजेक्ट। आप निकोबार प्रोजेक्ट चीन को रोकने के लिए बहुत आवश्यक है। मालाक्का स्ट्रेट के साथ जुड़ा हुआ है ये। चीन का लगातार हिंद महासागर पे हस्तक्षेप हो रहा है और चीन लगातार आज के डेट में बर्मा के जो
आपके जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है या फिर जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है बांग्लादेश म्यांमार का या फिर बर्मा का, वहां पे लगातार घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है। बांग्लादेश के बहुत सारे पोर्ट हैं जो भारत को पहले दिया गया था शेख हसीना सरकार के दौरान डेवलप करने के लिए, वो सब मोगला पोर्ट वगैरह वो सब चीजें अब चीन को दे दिया गया है। हाल फिलहाल जब माननीय प्रधानमंत्री जी जब इंडोनेशिया का दौरा किए, सबांग पोर्ट इंडोनेशिया का, जो इंडोनेशिया सरकार ने भारत को कहा है डेवलप करने के लिए। सबांग पोर्ट कहाँ पे है? सबांग पोर्ट आपके लिटिल निकोबार जो है, लिटिल निकोबार से मुश्किल से 100 किलोमीटर दूर है। वो निकोबार का जो अंतिम जो आइलैंड है अंडमान निकोबार का, और सबांग जो एकदम नॉर्दर्न एंड है इंडोनेशिया का, सबांग यहाँ पे और निकोबार का अंतिम आइलैंड यहाँ पे, और बीच में एक चैनल है, वो हार्डली अराउंड 100 किलोमीटर का है। तो इंडोनेशिया खुद प्रताड़ित है चीन के साम्राज्यवाद नीति से। दक्षिण पूर्वी एशिया के सारे देश प्रताड़ित हैं, और इसलिए वो उन लोगों ने कहा है कि भारत के साथ मिलके इस पोर्ट को डेवलप करेंगे। जैसे ही ये हुआ उसके बाद ही खलबली मच गई देश के अंदर और संसद के अंदर, और एफसीआरए बिल को रोको, उसके साथ साथ ये तमाम जितने सारे निकोबार को लेके जो प्रोजेक्ट है उसको किसी भी तरह से धूमिल करो, और एक स्लैंडर कैंपेन लगातार चलता रहा। चीन जब आपके साउथ चाइना सी पे आर्टिफिशियल आइलैंड्स तैयार करता है या फिर साउथ चाइना सी को कहता है कि ये मेरा खुद का जागीरदारी है और बाकी देशों का जो राइट है इंटरनेशनल वाटर पे उसका कोई हक नहीं है, तब तो चुपकी साधते हैं ये तमाम जितने सारे लोग। यहाँ के एक भी वामपंथी विचारधारा के जितने सारे बुद्धिजीवी हैं उनको उनके जुबान पे मतलब कि एक तरह से वो हो जाता है, लगता है कि जैसे किसी ने स्टिच कर दिया है, एक शब्द नहीं बोलते हैं। निकोबार पे वही चीज हो तो हाहाकार, और आपके मतलब कि साउथ चाइना सी पे हो तो वो जायज। अरे वो अगर जायज है तो ये क्यों जायज नहीं है? बिल्कुल सर। और उसके साथ साथ आपके 7th पैसिफिक फ्लीट अगर बे ऑफ बंगाल में आ जाए और हिंद महासागर में आ जाए और अरेबियन सी में आ जाए, और उस पे मालदीव्स को अगर एक पॉन बना के और हमिनटोटा पोर्ट श्रीलंका का उसको लीज में देके अगर ये सारी चीजें हैं, तब तो भारत के लिए कोई खतरा नहीं है, ये तो जायज है। और बड़े बड़े लेख फिर प्रकाशित हो जाएंगे तमाम विदेशी अखबारों में। इन सब पे प्रश्न चिन्ह लगाओ तो आप ऑब्सक्यूरेंटिस्ट हो, फासिस्ट हो, कम्युनल हो। बिल्कुल। ये नैरेटिव है। ये नैरेटिव बाहर पे भी चलता है संयोजित प्रयोजित हुए में, अंदर पे भी चलता है। और 2014 के बाद इतना ज्यादा विचलित हो गए क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग सरकार है लेड बाय अ वेरी डायनेमिक लीडर नरेंद्र मोदी जी, जिनका एक इंटरनेशनल औहदा और ऑरा है। और मैं तो कहता हूं कि वो आधुनिक भारत के मॉडर्न चाणक्य है माननीय प्रधानमंत्री जी, और कहीं ना कहीं पे एक इंटरनेशनल मैस्कॉट है। वो सब देश जो 300 साल तक राज किए इस देश के ऊपर, जिन्होंने कोहिनूर तक को नहीं छोड़ा और भारत के तो सारे चीजों को लूट के लेके गया, क्या आज वो सह सकते हैं कि उनको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहिए भारत के साथ? क्या आज के डेट में वो सह सकते हैं कि उन अलग अलग व्हाइट देशों के राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री कहते हैं मोदी जी यू आर सो पॉपुलर, इफ यू कम एंड कैंपेन हियर इट विल बी अ लैंडस्लाइड विक्ट्री फॉर अस, आपकी बार ट्रम्प सरकार, और उसके साथ साथ चरण छू रहे, नतमस्तक हो रहे हैं और फ्री ट्रेड के लिए गुहार लगा रहे हैं। जिन लोगों ने इस देश को सपेरों का देश कहा और वही नैरेटिव चलाया, अचानक आपके नेचुरल एलाई कैसे हो गया और स्ट्रेटेजिक पार्टनर कैसे हो गया? सर मैं आपको यहाँ जस्ट 30 सेकेंड्स और 30 सेकेंड्स। जो प्रांत हमेशा से हमेशा से एशिया पैसिफिक रहा, अचानक इंडो पैसिफिक कैसे हो गया? आज अमेरिका बोलती है ना इंडो पैसिफिक, और पश्चिम कहता है चेंज भी कर लिया है, फिर चेंज किया है, पर कहीं ना कहीं पे आपने सिचुएशन के हिसाब से नैरेटिव बदलते हैं। पर ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं पे आज अगर भारत आपका नेचुरल एलाई है और स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, 60 के दशक में नहीं था भारत, या फिर आपके 50 के दशक में नहीं था, ऐसा क्या चमत्कार हुआ कि भारत अचानक स्ट्रेटेजिक पार्टनर हो गया? तो ये सारी चीजें
चाहते हुए भी बहुत मुश्किल से, जैसे किसी ने कोरोमिन इंजेक्शन दे दिया और मॉर्फिन इंजेक्शन दे दिया और फिर भी कह रहे कि हरि नाम हरि नाम हरि नाम, भारत तो मेरा महान। तो ये जो नैरेटिव है, बहुत ही मुश्किल से ये नैरेटिव चलाते, पर अंदर की जो नफरत है वो नफरत दिखाई देता है। एक हमेशा कहा जाता है ब्रिटिश स्माइल। ब्रिटिश स्माइल वो होता है कि ऊपर वाला लिप को ऐसे करके एक बनावटी मुस्कान, और तमाम जितने सारे पश्चिम के जितने मीडिया के जगत के लोग हैं और थिंकर्स है, वो इसी तरह का बनावटी मुस्कान देके बोलते हैं इंडिया इज आवर नेचुरल एलाय। तो ये सच्चाई है और इस सच्चाई को हजम नहीं कर पा रहे। ये सच्चाई किसने किया? मौजूदा सरकार ने करवाया पूरे अंतर्राष्ट्रीय पटल पे। इसीलिए इस मौजूदा सरकार को बदनाम करो, धूमिल करो, तख्ता पलट नहीं कर सकते हो, पर जितना हो सके बदनाम कर दो। तो एफसीआरए बिल अभी इस सेशन में, इस पार्लियामेंट सेशन में तो पास नहीं हो पाया, तो विंटर सेशन में अब पास करवाने की सरकार की कोशिश होगी। देखना होगा कि पास हो पाता है या नहीं हो पाता है, अमेरिका का कितना प्रेशर हुआ है। याद रखिए भी डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आना इस मुद्दे पे बाकी है। तो ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, इस पर अपना राय जरूर दीजिए, और सर का बहुत बहुत धन्यवाद करते जो हमारे समय दिया। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।